आज कोई नए बच्चा है क्या? एनीवन जिनका आज फर्स्ट डे है? ओके, ठीक है। चलो, लाइव है। A very good morning to every one of you all. Good morning all my virtual students also. तो कल हमने कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फीचर्स देखे थे। एक बार हम उसको रिवाइज करते हैं और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखो, क्या हुआ? कुछ बोला आपने? अच्छा, क्लैप्स, ओके, राइट। तो सबसे पहली बात तो कंपनी, ये जो डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट में डिफाइन की गई है और यही डेफिनेशन कुछ ऐसा कहती है। क्या कहती है बताओ? अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो बेसिकली अगर आपकी कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है तब तो हम उसको कंपनी कहेंगे, but even if it is incorporated under any previous law, it will still be regarded as a company. And if it is still regarded as a company, क्या उसको कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा? yes. तो जैसे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनीज एक्ट 1956 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, फिर भी क्या हम उसको कंपनी मानेंगे अंडर द कंपनीज एक्ट 2013? yes. और अगर हमने उसको कंपनी माना है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ऐसे केस में आप ही बताओ मुझे, क्या उसको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा? बट ये डेफिनेशन देखकर हमें कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है और इसीलिए हमने क्या किए, हमने कल देखे थे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स। ओके, तो बताओ कंपनी कैसी होनी चाहिए कि लोग तालियां बजाए? क्लैप्स, सी स्वर, एल स्वर, ए स्वर, पी स्वर एंड एस स्वर। अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं इन डिटेल। पहले तो कॉमन सील। क्या कॉमन सील इज लाइक द ऑफिशियल सिग्नेचर फॉर द कंपनी? बट आज के जमाने में कॉमन सील ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? तो अगर आपके पास कॉमन सील है क्या बात है, बट अगर नहीं भी है तो भी क्या ही बात है, क्या दो डायरेक्टर्स साइन कर सकते हैं? एल इज फॉर व्हाट? लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड है? मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। अब कितने हद तक लिमिटेड है वो डिपेंड करता है आपके कंपनी का टाइप क्या है। पी इज फॉर परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस और सक्सेशन का मतलब होता है तो मेंबर्स आएंगे मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है जन्मों जन्मों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा। एंड लास्ट एस वॉज फॉर व्हाट? सेपरेट लीगल। तो कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग, एम्प्लॉयज भी अलग ही होते हैं। कंपनी का अपना सेपरेट स्टेटस होता है इन द आइज ऑफ लॉ। कंपनी को कानून ने बनाया है और कानून ही इसको मिटा सकता है। आपकी कंपनीज एक्ट के सिलेबस में है, आगे आप पढ़ने वाले हो, सेक्शन नंबर 7 बताता है कि कैसे आपको कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है। तो कानून ने बताया है कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं और कानून खुद कंपनी को मिटा सकता है। आपके और मेरे जैसे नेचुरल बर्थ और नेचुरल डेथ का प्रोसेस कंपनी का नहीं होता है, क्योंकि कंपनी कैसी पर्सन है, नेचुरल या आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल या फिक्टिशियस? तो वो काल्पनिक नहीं है, वो एग्जिस्ट करती है, बट इट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ। यस और नो गाइस?
So these were some of the features that we did. अब आज आप करने वाले हो आपकी जिंदगी के पहले कुछ एक दो केस लॉस. व्हाट इज अ केस लॉ? पहली बात तो ये आप समझ लो, उसके बाद हम केसेस देखते हैं. ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको आने वाले सारे लेक्चर्स के लिए काम में आने वाली है. सुनो मेरी बात. देखो, कानून बनाने वाले तो कानून बना देते हैं, वो कानून बना भी देते हैं और वो इंसान चले भी जाते हैं. जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट वॉज मेड इन द ईयर 1872. मतलब 150 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं उस कानून को बनके. मोर देन 150 years. कानून बनाने वाले आए, कानून बनाने वाले चले भी गए, बट लॉ अभी भी है. बट अब क्या होता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ये जो कानून बनाया जाता है उसको अलग अलग तरीके से लोग इंटरप्रेट करते हैं. पहली बात तो कानून बनाया है इंग्लिश लैंग्वेज में. इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, है ना, और इसका इंटरप्रिटेशन तो और भारी. इंडिया में सब लोग उसको उसी तरह से इंटरप्रेट करते हैं जिसमें उनको उनका फायदा नजर आता है. उसके वजह से क्या हो जाता है, लोगों के बीच में झगड़े हो जाते हैं. कोई बोलता है नहीं नहीं, ये कानून को ऐसे ही इंटरप्रेट करना चाहिए. कोई कहता है नहीं नहीं, इस कानून को उसी तरह से इंटरप्रेट करना चाहिए. और इंटरप्रिटेशन के चक्कर में अब जो हमारा एक्चुअल इंटेंशन था कानून बनाने के पीछे का, वो तो कहीं और ही रह जाता है. तो ऐसे झगड़े जब भी होते हैं, हम क्या करते हैं, इन्हीं लेजिस्लेटिव इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम जाते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ. और जब हम कोर्ट में जाते हैं, वहां पे होते हैं हमारे ऑनरेबल जजेस. ये जजेस क्या करते हैं, जो बनाया गया कानून है उसको वो करते हैं इंटरप्रेट. और फिर कहते हैं कि इस केस में ये सही, ये गलत, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसे होते हैं केस लॉस. तो देखो, प्रोविजन तो एक बात है, बट प्रोविजन के साथ साथ आपको पढ़ने पड़ते हैं रूल्स एज वेल एज केस लॉज. ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हो तब माना जाएगा आप लॉ पढ़ रहे हो. देखो, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, बिजनेस. बिजनेस एक्ट है क्या? क्या है, वापस से बोले तो बिजनेस. जब आप लॉ पढ़ोगे ना, लॉ इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड. उसमें एक्ट तो आप पढ़ने वाले हो, एक्ट के साथ साथ आप रूल्स पढ़ोगे, रूल्स के साथ साथ आप केस लॉज भी देखते हो. तो बहुत बार हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं ना कि इसने इसके अगेंस्ट केस फाइल किया है, उसने उसके अगेंस्ट केस फाइल किया. बट दीज केसेस आर इन कॉन्टेक्स्ट टू कंपनीज. दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट टू. तो यहां पे दो कंपनीज के बीच में, या से शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में, या क्रेडिटर और कंपनी के बीच में, या एम्प्लॉय और कंपनी के बीच में, जब कभी भी कोई झगड़ा हो रहा है, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई इंटरप्रिटेशन का मैटर अराइज हो रहा है, तब हम जाते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ. और वहां पे हमारा जज जो है, वो जो बनाया गया कानून है उसको इंटरप्रेट करता है और फिर हमें सोल्यूशन देता है कि इस केस में ये सही और ये गलत, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए. और फिर इसी को, ये केस के नाम को हम कहते हैं द नेम ऑफ द केस लॉ. और क्या हुआ है केस में, कंक्लूजन क्या हुआ है, हम सब कुछ आपको समझाने वाले हैं. बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको बस केस लॉ का नाम याद रखने की जरूरत है और उसके कंक्लूजन को याद रखने की जरूरत है. खैर, दिस इज वेरी अर्ली स्टेज टू टेल यू क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आंसर्स कैसे लिखने हैं. बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मे बी नेक्स्ट वीक आई विल बी लेटिंग यू नो हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. व्हाट इज द पैटर्न टू राइट डाउन द आंसर, आपको कैसे कौन सी चीजें याद रखनी है. देखो, एग्जैक्ट लैंग्वेज लॉ का कोई याद नहीं रख सकता है. आप अगर बोलोगे मैम आप तो याद रख सकते हो, आप तो पिछले 12 सालों से पढ़ा रहे हो, इतना एक्सपीरियंस है, मतलब ऑलमोस्ट आपके 25-26 बैचेस हो गए, आप तो बोल ही दोगे. तो मैं आपको बताती हूं, ये एग्जैक्ट लैंग्वेज लर्न करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. तो अगर ये मैं नहीं कर सकती हूं, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर यू. तो क्या लर्न करना है, हेडिंग्स लर्न करने होते हैं और कीवर्ड्स कुछ याद करने होते हैं आपको. उसके हिसाब से यू कैन फ्रेम द आंसर इन योर ओन वर्ड्स. एग्जैक्ट बुक की लैंग्वेज में आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है. ये तो लर्न नहीं होगा, ये रटना हो जाएगा फिर. तो हमें कोई रटना नहीं है कानून को, हमें कानून को अच्छे से समझना है. और आप इस पोजीशन में आने चाहिए कि अगर क्वेश्चन आईसीआई ने आपको दिया है,
यू शुड बी इन अ पोजिशन कि हाँ भाई अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो इसका ऐसा कुछ सोल्यूशन है, ये सही, ये गलत, ये टेनेबल है, ये टेनेबल नहीं है, इसने गलत किया है, इसको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, इस पोजीशन में आप आने चाहिए. देन दैट्स द राइट अप्रोच टू स्टडी लॉ. एग्जैक्ट लर्न करके लिख के नहीं आना है, छापना नहीं है, रटना नहीं है, हमें समझना है और एनालाइज करना है और कंक्लूजन पे आना है. दिस शुड बी द होल आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो जैसे जैसे आएंगे आप ही खैर मुझे सवाल पूछने लग जाओगे, मैम कैसे लर्न करें, क्या लर्न करें, ये मुझे 100% गारंटी है. तो आई विल कीप ऑन टेलिंग यू थिंग्स, यू जस्ट नीड टू फॉलो इट, नहीं तो बाद में यू आर गोइंग टू फील दैट प्रेशर. सो योर स्टडीज एंड प्रिपरेशन हैज टू बी राइट फ्रॉम डे वन. तभी आपकी एग्जामिनेशन और प्रेपरेटरी लीव सॉर्टेड होने वाला है. अचानक से प्रेपरेटरी लीव में आप जागोगे और बोलोगे नहीं नहीं अब सीरियस होना है, बहुत पढ़ाई करनी है, रॉक करना है एग्जामिनेशन में. सो यू डोंट हैव अ जादू की छड़ी कि सब कुछ हो जाने वाला है. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस और ये प्रोसेस अगर आप फ्लो में करोगे तो आपका सब कुछ सॉर्टेड है. अदरवाइज चैलेंजेस तो आप फेस करने ही वाले हो. ठीक है, चलो. तो केस लॉ, व्हाट आर दीज केस लॉज? एक आधे केस लॉ कुछ समझाते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि केस लॉ होता क्या है और क्या सारी बातें होती है. देखो, दिस इज द फर्स्ट केस लॉ इन योर लाइफ जिसका नाम है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड. एक बार रीड करोगे, क्या नाम है? तो सुनो ना मेरी बात. क्या हुआ ये केस में, आप समझ लो. आपको ये सारे फैक्ट्स फिगर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, केसेस आपको सिर्फ समझना है. ठीक है, तो देखो ये केस में क्या हुआ था. देयर वाज अ पर्सन जिसका नाम था मिस्टर सैलमन, और यही जो मिस्टर सैलमन थे, ही वाज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बूट्स. चप्पल बूट होते ना, तो बूट को मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस था ये मिस्टर सैलमन का, और वो बिजनेस कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर. बट अब उन्हें पैसों की जरूरत महसूस हुई. क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत महसूस हुई, उन्होंने सोचा व्हाई नॉट टू इनकॉर्पोरेट अ पब्लिक कंपनी. कल हमने गुरुकांत देसाई का केस भी देखा था या नहीं? कुछ याद है या नहीं? तो बोलना है आप लोगों को. तो कल गुरुकांत देसाई के केस में हमने देखा था कि गुरु को एक फैक्ट्री खोलनी थी, सपने थे, काम करना था, मेहनत करनी थी, बस पैसे नहीं थे. इसी चीज, यही कमी को पूरी करने के लिए उन्होंने बोला था आई विल गो फॉर अ पब्लिक इशू. कुछ याद है आपको? और पब्लिक इशू करने के बाद ही विल रेज फंड्स एंड ही विल इनकॉर्पोरेट दिस कंपनी एंड कम इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलिस्टर. वैसे ही ये जो सैलमन थे, उनको भी एक बड़ी कंपनी बनानी थी बूट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए. पैसा उनके पास इतना था नहीं, तो सोचा क्यों ना एक पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाए. क्योंकि सोल प्रोप्राइटर ला कर कितना पैसा लाएगा रे, घर में जितना है उससे ज्यादा तो नहीं. तो अब वो सोचते हैं व्हाई नॉट टू इनकॉर्पोरेट अ पब्लिक कंपनी. तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया, अपना पूरा बिजनेस एक पब्लिक कंपनी को बेच दिया, जो पब्लिक कंपनी उन्होंने अपनी बीवी बच्चों के साथ इनकॉर्पोरेट की. आपको पता है पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कितने लोग लगते हैं? कुछ आइडिया है? 7. इतना बेसिक नॉलेज आपको होगा. 11th 12th में आपने ओसी में ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, एसपी में पढ़ा होगा. तो देखो कोई भी पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कम से कम कितने लोग लगते हैं? 7 लोग. सैलमन अकेला क्या पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है? नहीं. तो उन्होंने क्या किया, वो along with his wife, okay, and then he had one daughter and he had 4 sons. मतलब अपने फैमिली का पूरा उपयोग किया और ये 7 लोगों ने मिलकर इनकॉर्पोरेट कर दी एक पब्लिक कंपनी. देखो, ही, हिज वाइफ, डॉटर एंड 4 सन्स, हो गए 7 लोग. चाहिए कितने लोग? यही 7 लोगों ने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की. इस कंपनी का नाम था सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड. क्या नाम था? और पब्लिक कंपनी में आज आपका होने वाला है वैसे वो सेक्शन. तो जिनका ओसी या एसपी में नहीं हुआ, आप डरो मत, ठीक है. आज के दिन ही प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी होने वाला है हमारा क्लासिफिकेशन. तो ये यहां पर क्या हुआ, सैलमन और अपनी बीवी बच्चों के साथ उन्होंने एक पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट तो कर दी. मेंबर्स हो गए 7, बट डायरेक्टर्स भी 3 लगते हैं. तो सैलमन खुद along with his 2 sons also became the directors. क्या एक ही पर्सन मेंबर और डायरेक्टर दोनों हो सकता है?
अरे देखो ना, आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बताओ, मैंने आपको बताया था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अप्रोक्सीमेटली 50% शेयर्स जो है अंबानी जी होल्ड करते हैं, ये बताया था मैंने डे 1 पे। तो शेयर होल्डिंग ऑफ मुकेश, हाँ, और प्लस और एक चीज मेरे को आपको बतानी है, ये देखिए आप, पहली बात तो मेरे को बताओ, क्या मुकेश अंबानी ऑलमोस्ट 50% स्टेक होल्ड करता है इन रिलायंस? मतलब क्या मुकेश अंबानी शेयर होल्डर है रिलायंस के? और अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखोगे, आहा, ये देखो, सबसे पहले द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इज मुकेश अंबानी। एक ही इंसान क्या शेयर होल्डर भी है, क्या डायरेक्टर भी है या नहीं है? वैसे ही अगर आप देखोगे, सम ऑफ द शेयर्स आर इवन हेल्ड बाय ईशा अंबानी, आकाश अंबानी एंड आनंद अंबानी, and they are also the directors of Reliance Industries Limited. एक ही पर्सन क्या मल्टीपल रोल प्ले कर सकता है? क्या डायरेक्टर भी हो सकता है? क्या शेयर होल्डर भी हो सकता है? एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड के एसपी सर जो है वो डायरेक्टर भी है और शेयर होल्डर भी है, हाँ, और प्रमोटर भी है, हाँ। उन्होंने ही सोचा था कि एसपीसी को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, सारे स्टेप्स उठाए एसपीसी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, और आज फंड्स रेज किए, पैसा डाला, कैपिटल डाला और बिजनेस भी कमेंस किया। तो प्रमोटर भी है, डायरेक्टर भी है और शेयर होल्डर भी है। वैसे ही यहां पर सैलमन जो है, ही वॉज द डायरेक्टर एज वेल एज द शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी। प्लस ये कंपनी ने क्या किया, सुनो ना मेरी बात, ये कंपनी ने कुछ डिबेंचर्स भी इशू किए। डिबेंचर्स मतलब समझते हैं आपको? इट्स अ काइंड ऑफ अ लोन, बट नॉट टेकन फ्रॉम अ बैंक, बट द कंपनी टेक्स द लोन फ्रॉम पर्सन्स, जैसे शेयर्स होते हैं वैसे, बट शेयर में आप ओनर बनते हो। डिबेंचर्स आप सेल करके आप उनको क्रेडिटर बनवाते हो। तो अब देखो ना, ये सारे के सारे डिबेंचर्स जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे वो भी सैलमन ने सब्सक्राइब कर दिए। मतलब सैलमन कितने मल्टीपल रोल प्ले कर रहा है, वो शेयर होल्डर भी है, डायरेक्टर भी है, क्रेडिटर भी है। कैसा हो सकता है? अरे और कोई पैसे देने के बदले हम ही खुद एसपीसी को पैसे देंगे। वैसे सैलमन ने सोचा कोई और पैसा देगा, उसके बदले हम ही पैसे दे देंगे। अरे आई या नहीं बात समझ में? तो ऐसे करके सैलमन ने कुछ डिबेंचर्स भी कर लिए सब्सक्राइब, बट दीज डिबेंचर्स वर सिक्योर्ड डिबेंचर्स। कुछ समय के लिए कंपनी चली, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ समय बाद द कंपनी वॉज वाउंड अप, इट वॉज क्लोज्ड, क्योंकि कंपनी वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब समझता है? ये कंपनी की बैंकरप्ट, एसेट्स हो गई कम और लायबिलिटीज हो गई ज्यादा। देखो हमारे बेचारे सैलमन दुखी है, रो रहे हैं, देखो आंखों में से आंसू भी गिर रहे हैं उनके, रो रहे बेचारे। जो कंपनी को छोटे से बड़ा किया, अब वो कंपनी रही नहीं, क्लोज होनी पड़ रही है, वाइंड अप हो गई है, और कोर्ट ने वाइंडिंग अप का ऑर्डर जो है वो कर दिया है इशू। अब आप ही बताओ, जब कभी भी कंपनी वाइंड अप होती है, क्या एसेट्स को बेच के लायबिलिटीज को रीपे किया जाता है? तो देखो ये कुछ पोजीशन थी कंपनी की, एसेट 6050। अच्छा, ये पाउंड्स इसीलिए दिया है बिकॉज दिस इज अ ब्रिटिश केस लॉ, ठीक है, बट बिकॉज इट्स अ वेरी क्लासिक केस लॉ। और सबसे पहली बार मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था, कंपनीज को इंट्रोड्यूस ही किया था ब्रिटिशर्स ने। उसी समय से हम लोग कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं। तो बहुत सारे ब्रिटिश केस लॉज आप पढ़ने वाले हो आपके सिलेबस में, ठीक है। और लायबिलिटीज कुछ ऐसी थी, वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स जो किसने सब्सक्राइब किए थे? सैलमन ने, 10,000 पाउंड्स।
और वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कुछ 8,000 पाउंड्स, आपके हिसाब से चलो आप बताओ, somebody from y'all, कि ये एसेट को बेच के किसको पे करना चाहिए हमें, सिक्योर्ड डिबेंचर्स को या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को? कितने लोग बोल रहे हैं पेमेंट देना चाहिए टू सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर? रेज योर हैंड, फुल हैंड। ओके, और कितने लोग बोल रहे हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स? और बाकी के लोग बीच के बाकी के लोगों को कुछ बोलना ही नहीं, पहले सिक्योर्ड सिक्योर्ड सिक्योर्ड। ओके, आई थिंक वर्चुअल में भी मेजॉरिटी लोग यही कह रहे हैं कि सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर को पेमेंट पहले दे। जो लोग सिक्योर्ड कह रहे हैं, मतलब अब देखो क्या हुआ, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोलने लग गए ये तो बढ़िया है, सैलोमन ने बीवी बच्चों के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, आज जब कंपनी वाइंड अप हो रही है जितना पैसा है पूरा का पूरा पैसा खुद घर पे लेके चले गया। मतलब हमारी तो बैंड बजा दी ना, हमसे पैसा लिया और लेने के बाद पैसा देने का नाम भी नहीं ले रहा है। जब कंपनी वाइंड अप हो रही है पूरे के पूरे एसेट्स जो है अपने पास लेके चले गया है। ये बाकी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को ये बात मंजूर नहीं थी। कहा लिक्विडेटर को, नो लिक्विडेटर, ये आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, आपको सैलोमन को पैसा नहीं देना चाहिए। उसने अपने बीवी बच्चों के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट करके हमको लूट लिया है, पैसा सैलोमन को नहीं हमें मिलना चाहिए। ऐसे करके क्रेडिटर जो है वो सारी एसेट्स को बेच के पैसा लेने लग गए। बट अब सवाल ये है, सच में बताओ मुझे वापस से, क्या ये पैसा सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर जो और कोई नहीं बल्कि सैलोमन ही था उसी को मिलना चाहिए, या क्या हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलना चाहिए? है ना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, वही तो उनके साथ गलत हो रहा है। बीवी बच्चों के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट करके जनता को लूट लिया उसने, झूठा। बताओ, अब बताओ मुझे, सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर? एक मिनट, इसको कुछ बोलना है, बोलने दो। माइक है? हाँ बेटा बोलो, माइक दे रहे हैं हम आपके पास। एक मिनट, क्या नाम है बेटा आपका? रीजन के साथ बोलोगे ना? अच्छा, कोशिश तो करो, डरो मत। 50-50%। सच में? उनके रेशियो के हिसाब से देंगे, रेशियो के हिसाब। कौन से रेशियो के हिसाब से बेटा? उनका जो लोन लिया है उसके रेशियो के हिसाब से। मतलब आप बोल रहे हो वो प्रीवियस स्लाइड पे आऊँ मैं, 10,000 और 8,000 के रेशियो में? रेशियो में। रेशियो में कब देते बेटा अपन? उनका लोन है ना, बाहर का है, देना पड़ेगा। एक ऑर्डर होता है देने का, देखो। अच्छा एक मिनट रुको, मैं बोलती हूँ। एक ऑर्डर होता है देने का। सबसे पहले आप जब आप वाइंड अप करते हो आपका बिजनेस और आप क्लोज करते हो, फर्स्ट यू मेक द पेमेंट टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देन द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड देन द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ऑब्वियसली बात है, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट है तो मेरे को तो लगता नहीं इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तक बात जाएगी भी, बट जितना पैसा बचा है ना वो फिर आप प्रोपोर्शनेटली देते हो। बट ऑर्डर आपको ऐसा ही फॉलो करना पड़ता है बेटा, ठीक है? तो और कोई है जो कुछ बोलना चाहता है? अफसोस की बात है बेटा, बट आपका जवाब गलत है। आप बोलोगे? हाँ बोलो ना, डरो मत, अपनी क्लास है। हाँ, आइज ऑफ लॉक से देखा जाए तो जो मेंबर्स है, माइक बंद है। हाँ, आइज ऑफ लॉक को देखा जाएगा तो मेंबर्स कोई भी हो, मेंबर्स को ही मिलेगा क्योंकि वो सिक्योर डिबेंचर लेके बैठे हैं। हाँ, मेंबर नहीं है वो, डिबेंचर होल्डर है। डिबेंचर होल्डर को ही मिलेंगे क्योंकि वो अनसिक्योर्ड है ना, तो उनको नहीं। सिक्योर्ड है ना, तो उनको मिलेंगे, उनको नहीं मिलेंगे क्रेडिटर्स को। जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनको नहीं मिलना चाहिए, सिक्योर्ड हाँ, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को मिलना चाहिए क्योंकि वो सिक्योर्ड है। यस मैम, सिक्योर्ड ऑन द एसेट्स। तो जब ये एसेट बेच, देखो सिक्योर्ड लोन का मतलब नहीं पता आपको, चार्ज क्रिएट होता है। तो जैसे कि आई जस्ट एक्सप्लेन, क्योंकि इसने अभी गलत जवाब दिया तो अभी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है,
मेरे को एक्सप्लेन करना है, अभी 2 मिनट में चर्चा करोगे उसके ऊपर। अगर सपोज से फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन लिया है, बट मैंने लोन लिया है क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन माई एसेट्स, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्लासरूम को गिरवी रखा है और मैंने 1 करोड़ का लोन लिया है आईसीआईसीआई बैंक से। ये एसेट के ऊपर क्या आईसीआईसीआई बैंक ने चार्ज क्रिएट किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक को कहा जाता है एज द सिक्योर्ड क्रेडिटर। क्या बोलते बेटा? कल जाके अगर मैंने लोन के रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया ना, सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक इस एसेट को बेचेगा और एसेट को बेचने के बाद जो पैसा आएगा आईसीआईसीआई बोलेगा प्रोपोर्शनेट वपोर्शनेट कुछ नहीं, 50-50%, वो पैसा मेरा है, आई हैव अ चार्ज क्रिएटेड ऑन दिस एसेट। वैसे ही बताओ, वो जो डिबेंचर होल्डर है, जो हमारा सैलमन है, उसका लोन जो डेट का अमाउंट है वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड? सिक्योर्ड ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। जब ये एसेट को बेचा जाएगा, प्रपोर्शन तो बेटा बाद में आएगा, जो पैसा आएगा सबसे पहले जाएगा टू द सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर, जो वो क्रेडिटर है, सिक्योर्ड क्रेडिटर, जिसने उस एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है। बट मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया आप लोगों ने। मैं सवाल ये पूछ रही हूं, मैं क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हूं, मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हूं, मैं कह रही हूं कि जज साहब हमारे साथ गलत हुआ है। सैलमन ने अपने बीवी बच्चों के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली और सारा पैसा वाइंडिंग अप के वक्त घर पे लेके चले गए। हम उसको ये पैसा घर नहीं लेके जाने देंगे, हम रोक रहे हैं उसको और हम पैसा ले रहे हैं। इसके लिए आप कैसे डिफेंड करोगे इन द आईज ऑफ लॉ? माइक पास करो ना, माइक एक बार चालू कर दो। मोरली तो क्रेडिटर्स को देना चाहिए अनसिक्योर्ड, बट अगर लॉफुली अकॉर्डिंग टू एक्ट देखेंगे तो सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स को ही देने चाहिए। क्यों बेटा, क्यों? क्योंकि एक्ट में ऐसा लिखा है, जब जो एक्ट तब यूज था तब। आप मेरे को लॉ का प्रोविजन बताओ ना, एक्ट में लिखा है, ऐसे बहुत वेग हो गया। कल हमने फीचर्स देखे थे, हाँ, कौन से फीचर के हिसाब से आपको लग रहा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी? वेरी गुड, यही क्या नाम है बेटा आपका? भूमिका। भूमिका। एक बार जोरदार तालियां भूमिका के लिए बेटा, वेरी गुड। ये आपके लिए बेटा, दो ना। भूमिका क्या कह रही, कहां से बेटा? धुलिया। भूमिका जो है वो कह रही है कि मैम कंपनी अलग, सैलमन अलग, कंपनी का सेपरेट स्टेटस होता है इन द आईज ऑफ लॉ। कंपनी इज डिफरेंट एंड द मेंबर्स आर डिफरेंट। मतलब सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड अलग और सैलमन अलग, सैलमन एज अ मेंबर अलग, सैलमन एज अ डिबेंचर होल्डर अलग। ये जो पैसा हम दे रहे हैं ये सैलमन को दे रहे हैं एज अ डिबेंचर होल्डर। इनफैक्ट उसके डिबेंचर्स की कितनी वैल्यू थी? 10,000 पाउंड्स। आप देखो ना, डिबेंचर की कितनी वैल्यू थी? उसको उसके पूरे 10,000 पाउंड्स भी नहीं मिल रहे, उसको कितना मिल रहा है? 6050। तो ऑलमोस्ट 4,000 पाउंड्स तो उसका वहां पर लॉस है। प्लस मेंबर बनने के लिए उसने जो पैसा डाला था, उसने, उसकी बीवी ने, उसके बच्चों ने जो पैसा डाला था, वो पैसा भी आप ही बताओ मुझे, बताओ बताओ, वो भी पूरा लॉस हुआ या नहीं? उसका तो उसको 1 रुपया भी नहीं मिला है। तो उसने खुद ने सफर किया है। सैलमन की जो मांग है वो गलत मांग नहीं है। वो जो पैसा डिमांड कर रहा है एज अ मेंबर डिमांड नहीं कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है एज अ डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर। तो पैसा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को नहीं, पैसा जाना चाहिए टू द सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर। समझ में आई बात? कंपनी अलग है और सैलमन अलग है। कंपनी अलग है और सैलमन अलग है। ये जो पैसा आप दे रहे हो वो सैलमन को एज अ मेंबर नहीं दे रहे हो, दे रहे हो एज अ सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर। और यही डिसीजन कोर्ट में लिया गया था। एक बार सब लोग डिसीजन एक साथ पढ़ो ना, क्या कहा गया है। द कोर्ट हेल्ड दैट सैलमन एंड कंपनी
क्या बात है. Also, the company's asset must be applied in the payment of secured as a is entitled to payment out of assets on which. देखा, company's assets must first be applied for the payment of the secured debenture, क्योंकि क्रेडिटर को प्रायोरिटी मिलेगी जो सिक्योर्ड है एज कंपेयर टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. कंपनी अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, और उसके मेंबर्स अलग. सैलोमन अलग है और उसने बनाई हुई कंपनी अलग है. तो दिस वाज द कंक्लूजन इन दिस केस, जिसमें ये डिसाइड हुआ था सैलोमन अलग और कंपनी अलग. जो आपका वन ऑफ द फीचर्स था ना क्लैप्स का एस, सेपरेट लीगल एंटिटी. ऐसा ही और एक केस लॉ है जो आपकी टेक्स्ट बुक में होगा. कौन सा पेज नंबर है, आई जस्ट टेल यू. सेपरेट लीगल स्टेटस में कहीं तो भी होगा. ये मकूरा का केस, ये रहा 6.3. तो इट्स बेसिकली चैप्टर नंबर 6.3 is the third page number of the 6th chapter. In Makura versus the Northern Assurance Company Limited case. It's a very old case law, 1925 का है. तब कंपनीज एक्ट 1913 हुआ करती थी, फिर 1956 आया, फिर 2013 आया. आई टोल्ड यू ना, कंपनीज एक्ट इज वे लॉन्ग बैक. सबसे नया एलएलपी है, सोल प्रोप्राइटरीशिप, पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज बहुत सालों से इंडिया में चलते आया हुआ है. सिर्फ कंपनी में एक एंटिटी नया है, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी. दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2013 एक्ट. ये भी है आपके सिलेबस में, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी. मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में. तो ये मकुरा के केस में देखो ना क्या हुआ था. सो मकुरा वॉज बेसिकली द होल्डर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द शेयर्स एक्सेप्ट फॉर 1 शेयर इन अ टिम्बर कंपनी. होगी कोई प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने लोग लगते हैं? प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2. तो सपोज एग्जांपल 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स, 99 शेयर्स वर हेल्ड बाय मकुरा. और ऑब्वियसली लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसने एक शेयर जो था किसी और के नाम पे कर दिया. उसने एक शेयर जो था वो किसी और के नाम पे कर दिया. वापस से बताओ क्या हुआ था इस केस में. मकुरा हेल्ड ऑलमोस्ट ऑल द शेयर्स एक्सेप्ट फॉर 1 शेयर. ठीक है. ही वॉज ऑल्सो मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, मतलब वो शेयर होल्डर भी है और क्रेडिटर भी है. अब मकुरा ने अपनी जो कंपनी का टिम्बर है उसके ऊपर निकाला इंश्योरेंस. बट अब देखो ये मकुरा ज्यादा होशियारी करी. उसने ये इंश्योरेंस आप कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा एंटर करते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट उसने कंपनी के नाम पे एंटर नहीं किया. ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया उसने अपने नाम पे. कल हमने देखा था क्या कंपनी का एक सेपरेट स्टेटस होता है इन द आइज ऑफ लॉ. कैन अ कंपनी बाय एसेट्स इन इट्स ओन नेम? कैन अ कंपनी इनकर लायबिलिटीज इन इट्स ओन नेम? कैन अ कंपनी sue and be sued in its own name? ये बंदा, इसको क्या करना चाहिए था? इंश्योरेंस अपने नाम पे निकालना चाहिए था या कंपनी के नाम पे? और निकाला किसके नाम पे? अपने खुद के नाम पे. अनफॉर्चुनेटली देखो यही हुआ, पनौती है ये बंदा. यस, अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ बिग फायर एंड द टिम्बर वाज लॉस्ट. और जैसे ही टिम्बर लॉस हुआ, फायर इंश्योरेंस निकाला था, इसने क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनी से पैसा. सो मकुरा क्लेम्ड द कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. लॉ मेकर ने डिसीजन दिया, हे मकुरा, नो, आपको पैसा नहीं मिलेगा. इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे नहीं है, इंश्योरेंस आपके नाम पे है. आप अलग, कंपनी अलग. ये इंश्योरेंस आपका पर्सनल इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस नहीं है. और जो फायर से प्रॉपर्टी लॉस हुई है वो प्रॉपर्टी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी कंपनी की प्रॉपर्टी है. अनफॉर्चुनेटली इंश्योरेंस का आपका ये भी गया इंस्टॉलमेंट,
प्रीमियम जो आप देते हो एंड आपको कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिला. ऐसे ही होता है ज्यादा होशियार लोगों के साथ. तो देखो, इंश्योरेंस कंपनी वॉज नॉट लायबल. इंश्योरेंस कंपनी वॉज नॉट लायबल. ये रेड बहुत डार्क है, मैंने येलो कर दिया है. As why was the insurance company not liable to pay compensation? As no shareholder has any right on any item of the property that is owned by the company. So, timber was insured. In this case, since the timber was insured in the company's name नहीं है, ये कट कर दो, कुछ तो गलत है. Was insured in मकूराज नेम लिखो वहां पे, मकूराज नेम. या तो आप एक काम करो, उसको कट नहीं करना है ना, कर दिया क्या? नहीं, आप ऐसे भी कर सकते. सिंस द टिम्बर वॉज नॉट इंश्योर्ड इन द कंपनीज नेम. समझा क्या? वो तो कट करने की जरूरत नहीं है. एज द टिम्बर वॉज नॉट इंश्योर्ड इन द कंपनीज नेम, M could not claim the compensation from the insurance company. वॉइस आ रही है क्या वर्चुअल किड्स? राधिका चेक. वॉइस इज ऑल ओके आई थिंक. एक बार यहां पे चेक कर लेते. इट्स गुड. हाँ, तो देखो आपने दो केसेस देखे. एक है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड. नाम बोले तो वापस है, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड. और दूसरा केस क्या है? मकूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केस. अब हम क्या करेंगे? कल हम लिखने वाले थे और पढ़ने वाले थे, बट आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं थी. आज कितने बच्चों के पास टेक्स्ट बुक्स है? ओके, वेरी गुड. कल जितने के पास नहीं थे आज सबके पास है. वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू ऑल. बहुत आगे जाओगे बेटा आप लोग. नोटबुक्स है आप लोगों के पास. अब हम समरी लिखेंगे और समरी लिखने के बाद हम टेक्स्ट बुक में से भी रीड करेंगे. आपने कल कितना लिखा है? सिर्फ हेडिंग दिया है, फीचर्स, बस उतना ही ना. वहां पे मेमोरी टेक और 5 क्लैप्स लिखा है क्या? हेडिंग दिया है क्लैप्स, और मेमोरी टेक्निक दिया है ना. Memory technique is only for your memorizing. You do not have to write it in the examination. What are the features of the company? Claps. Hey examiner, तू ही पता कर ले claps क्या है. It's only for your memorizing. ठीक है? रुको, फिर भी कुछ बच्चे हो गए, जब मैं टेस्ट लूंगी ना वो मेमोरी टेक्निक भी लेके गए, तब मैं आपको बताऊंगी आप कैसे हंस रहे थे उस दिन. एक बच्चा रहता, आपको पता नहीं है. लिखो. वो एक पार्टनरशिप एक्ट है ना, पार्टनरशिप एक्ट में एक उसमें कॉन्सेप्ट है डिजीज्ड पार्टनर. तो डिजीज्ड पार्टनर मतलब जो शांत हो गया है. तो एक बच्चे ने सच में मेरे को पूछा ना, मैम कौन सी बीमारी हुई है उसको? डिजीज नहीं, डिसीज्ड. ओके, डिजीज और डिसीज्ड. आई टोल्ड यू इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज. बहुत बार कुछ वर्ड्स को सिमिलरली, कुछ वर्ड सिमिलर छोड़ो, सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, फिर भी मतलब और स्पेलिंग अलग अलग होता है कि नहीं? वेदर, एक वेदर वाला वेदर, जिसे कल शाम को कितना सुहाना मौसम हो गया था, वो वाला वेदर. और एक है वेदर यू विल स्टडी और नॉट. तो ऑप्शन ही नहीं है अब अपनी जिंदगी में. वेदर यू विल कम फॉर अ मूवी विथ मी दिस संडे और नॉट. अब स्टडी और नॉट वाला जमाना गया बेटा, अब उम्र हो गई. अभी आप वेलकम टू सीए कोर्स. ठीक है, चलो. सो मेमोरी टेक्निक्स इज ओनली फॉर मेमोराइजिंग. यू आर नॉट सपोज टू राइट इट इन द एग्जामिनेशन. आपको दिमाग में उसको रिकलेक्ट करना है, क्लैप्स, और एक एक करके सी आपको लिखना है. कॉमन सी, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन वगैरह वगैरह. तो चलो, सबसे पहले तो लिखो पॉइंट नंबर 1. क्लैप्स के हिसाब से लिखोगे तो लिखो सी. क्या है बोलो? पॉइंट नंबर 1 कॉमन सील. मैं डिक्टेट कर रही हूं, आप लोग लिखो. आपने लिखा है क्या लिमिटेड लाइबिलिटी? हाँ ठीक है, फिर रो मत, लिखो लिखो. लिमिटेड लाइबिलिटी आप लोगों ने शायद कल लिखा है.
देखो सुनो, जिन्होंने लिमिटेड लाइबिलिटी लिख दिया ना बेटा, आप 5 लाइंस छोड़ दो और फिर आप पॉइंट नंबर 2 लिखो, और जिन्होंने कुछ नहीं लिखा है आपका पॉइंट 1 रहेगा कॉमन सील. देयर इज ऑलवेज अ वे आउट. रो मत, ऐसे रो मत. लिखो पॉइंट नंबर 1 या पॉइंट नंबर 2 बेटा आपका. ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू कवर ऑल द पॉइंट्स. ठीक है, लिखो कॉमन सील के लिए आप लोग लिखो, द कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर. राइटिंग प्लीज अच्छी रखना. द कॉमन सील is the official signature of a company. It is the official signature of the company which is affixed. Affix करना मतलब attach करना. Which is affixed on every document. Which is affixed on every document. उसी कॉमन सील में लिखो, द कॉमन सील इज ऑप्शनल. द कॉमन सील इज ऑप्शनल मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट मैंडेटरी. द कॉमन सील इज ऑप्शनल. ठंडी लग रही है ना? सुन ना अमर, स्पीड कम कर दे इसकी, या तो टेम्परेचर बढ़ा दे. क्या टेम्परेचर रखा है? 22 क्या 25 कर दे उसको. क्या लिखा आपने? द कॉमन सील इज ऑप्शनल. लिखो, इफ अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, इफ अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, if a company does not have a common seal, comma, the document can be authorized by 2 directors. The document can be authorized by 2 directors. That's it, common seal. एक लाइन छोड़ो अभी, आप अच्छे से लिखो, चिंदीगिरी मत करना. ऐसे क्यों लिख रहे हो बेटा? ठीक है, एक लाइन छोड़ के पॉइंट नंबर 2 लिखो. कौन सा लिखना है अभी आपको? एल लिखो, लिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड लायबिलिटी लिखो. द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड. द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स. आप लोग लिख पा रहे हो क्या कि डिक्टेशन की स्पीड थोड़ी सी फास्ट जा रही है? इट्स ओके ना? ओके, ग्रेट. जिनको स्लो लग रही है और जो वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं वो लोग, यूट्यूब का एक बहुत बढ़िया फीचर है टू रिड्यूस द स्पीड. ओके, 0.75, 0.25, 0.50, या तो आप बेस्ट है बेटा पॉज कर लो, लिख लो और कंटिन्यू कर लो. ठीक है, आ जाइए. क्या लिखा आपने? द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड. अब अगले पॉइंट पे लिखो, मतलब अगले लाइन पे. पॉइंट वही है, पॉइंट नंबर 2, बट अगले लाइन पे 2 का ए लिखो. ए 2A समझते आपको? उसका सब पॉइंट बनाया हमने. 2A अगले लाइन पे लिखो, इफ द कंपनी इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. इफ द कंपनी is a company limited by shares. The liability of the members is limited up to the extent of unpaid share capital. Up to the extent of unpaid share capital. पॉइंट बी दो, मतलब ये 2B हो गया.
if the company is a guarantee company, if the company is a guarantee company, the liability of the members is limited up to the guaranteed amount. Up to the guaranteed amount. Next, point number 3. एक लाइन छोड़ के पॉइंट नंबर 3 लिखो. A is artificial person. लिखो, a company is an artificial person a company is an artificial person as it is created क्यों नहीं लिख रहा है? As it is created by a process under law. By a process under law. It can, लिखो, it can own property, own, OWN, it can own property, comma, incur liabilities, comma, sue मतलब केस फाइल करना, SUE, comma, sue, comma, can be sued, SUED, in its own name, कुछ बच्चे इतने अच्छे से लिख रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4 या 5? कैसे कर रहे हो बेटा आप? लिमिटेड लाइबिलिटी आपने वापस से रिपीट कर दिया. अभी पॉइंट नंबर 4 ना, परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन का स्पेलिंग आता है? गुड. नहीं आता है तो आप स्क्रीन रिफर कर सकते हो. परपेचुअल सक्सेशन. लिखो, मेंबर्स में चेंज. परपेचुअल सक्सेशन, पॉइंट नंबर 4. हाँ, उसका एक्सप्लेनेशन लिखो. मेंबर्स में चेंज और डाई, बट the company goes on till it is, but the company goes on till it is wound up according to law. wound up मतलब winding up का process. till it is wound up, WOUND, wound up, till it is wound up by the process under law. हाँ ठीक है, according to law. Law alone can bring an end. Law alone can bring an end to the life of a company. To the life of a company. देखो ना, धीरूभाई अंबानी आए, धीरूभाई अंबानी चले भी गए, बट क्या रिलायंस अभी भी है? कंपनी की लाइफ उसके मेंबर्स और डायरेक्टर्स के लाइफ से अफेक्ट
नहीं होती है। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। फिफ्थ पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। लिखो, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी is separate from its members. This was also concluded in अभी आप क्या करोगे, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ और ये केस लॉ का नाम देखो, जैसे लिखा है ना वैसे ही आप लिखना। यहां पे देखो, मकूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केस। आपने क्या लिखा, दिस वाज आल्सो कंक्लूडेड इन। नेक्स्ट लाइन पे अच्छे से एक लाइन पे पूरा केस लॉ का नाम लिखो, मकूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है। और अगले लाइन पे सैलमन के केस का भी नाम लिख लीजिए, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। देखो स्क्रीन पे नजर आ रहा है नाम, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। क्या हो रहा है इसको, लिख लिया आप लोगों ने, हो गया ना। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक छोटा सा वीडियो है एक कंपनी के ऊपर, वो आप देखो। कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के बारे में सुना है कभी आपने? आप देख लो वीडियो, फिर हम बताएंगे कि ये आपके लिए कैसे रेलेवेंट और किस कॉन्टेक्स्ट में मुझे आपको आगे बताना है। आज की कहानी है देश के दो युवा सफल बिजनेसमैन की, जिसने भारत के रिटेल व्यापार को इंटरनेट के माध्यम से एक नया प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हुए 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर ली। देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान से पढ़ाई पूरी करने के बाद आप लोग बता सकते हो फ्लिपकार्ट के कौन 2 फाउंडर मेंबर्स है? बिन्नी बंसल एंड सचिन बंसल। वेरी गुड। मैं सबसे पहले दूसरी कंपनी में काम करते हुए तजुर्बे हासिल किए और फिर उन्हीं तजुर्बों का इस्तेमाल कर महज 4 लाख रुपए की खुद की सेविंग से अपने कारोबार का शुभारंभ किया और आज दोनों भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हैं। मामूली रकम से शुरुआत कर भारत के स्टार्टअप जगत की सबसे सफल कहानी लिखने वाले इन दोस्तों की सफलता पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत रहेगी। हम बात कर रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल की सफलता के बारे में। पंजाब के चंडीगढ़ में पले बड़े सचिन और बिन्नी ने स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद सचिन ने टेक स्पेन नाम की आईटी कंपनी से अपने करियर की शुरुआत की। कुछ महीनों तक यहाँ काम करने के बाद सचिन दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर ली। और फिर उसके बाद सचिन ने अपने बचपन के मित्र बिन्नी को भी वहाँ काम करने का सुझाव दिया। करीबन 6 महीने तक काम करने के बाद दोनों ने खुद का कारोबार शुरू करने की इच्छा से नौकरी छोड़ने का निश्चय किया। शुरुआत में उन्होंने ऑनलाइन सर्च इंजन शुरू करने के बारे में सोचा, लेकिन महसूस किया कि भारत में ई कॉमर्स के लिए मौजूदा बाजार में काफी संभावनाएं हैं। जिसके बाद फिर दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट के कॉन्सेप्ट पर काम शुरू किया और साल 2007 में 4 लाख रुपए की मामूली रकम से दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट की नींव रखी। शुरुआती समय में कम बजट की वजह से उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचने का निश्चय किया और बेंगलोर में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लेकर उन्होंने वहीं से सब कुछ मैनेज किया। इतना ही नहीं, उस समय दोनों खुद ही किताबों की डिलीवरी करने लोगों के घर जाते थे। 2 साल तक बिना रुके काम करने के बाद फ्लिपकार्ट इन्वेस्टर्स को भी और आकर्षित करने में सफल रही और साल 2009 में एसएल इंडिया ने फ्लिपकार्ट में $1 मिलियन का निवेश किया और फिर साल 2010 में टाइगर ग्लोबल ने $10 मिलियन का बड़ा निवेश करते हुए इसे एक नई दिशा प्रदान की। उसके बाद 2011 के शुरुआत में टाइगर ग्लोबल द्वारा और $20 मिलियन के निवेश ने फ्लिपकार्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। इतना ही नहीं, Myntra.com, Jabang.com और पेमेंट स्टार्टअप फोनपे पर भी फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण है। फ्लिपकार्ट अपने कारोबार में तेजी लाने के लिए तरह तरह के लुभावने ऑफर्स को ग्राहकों के सामने पेश करता रहा है। इसी कड़ी में उसने बिग बिलियन डे नाम से साल 2014 में एक सेल शुरू किया जो कि बुरी तरह फ्लॉप रहा, लेकिन बंसल भाइयों ने हार नहीं मानी और उसी सेल को अगले साल शुरू कर रिकॉर्ड तोड़ सेल किए। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्लिपकार्ट पर 1400 करोड़ की सेल एक दिन में हुई है, जबकि देश में बाकी रिटेल सेल ही 1070 करोड़ रुपए है। साल 2017 में फ्लिपकार्ट अपने 5 दिन के सेल में 5000 करोड़ रुपए का कारोबार किया। फ्लिपकार्ट की सफलता और भारत में बढ़ती आर्थिक तेजी को देखते हुए कई बड़ी कंपनियों ने फ्लिपकार्ट को खरीदने की कोशिश शुरू कर दी। काफी रस्साकसी के बाद अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने करीब $1600 करोड़ यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देकर फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी खरीदी और दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स डील को अंजाम दिया। सचिन और बिन्नी ने आज से 10 साल पहले एक छोटा सा सपना देखा था। उस वक्त उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन दोनों भारत के दिग्गज कारोबारी की सूची में शामिल होंगे। इन दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट को एक नई ऊंचाई पर बिठा असंभव को भी संभव कर दिखाया और अपना कारोबार शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अनूठी मिसाल पेश की। क्या बात है। तो ये जो वीडियो आपने देखा है, ये वीडियो मैंने आपको बताया क्यों है। आप लोग जानते हो ये जो कंपनी है जो इन लोगों ने इनकॉर्पोरेट की है, दिस इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पता है आप लोगों को? फ्लिपकार्ट अगर आप देखते हो, खैर इट्स सब्सिडरी कंपनी, वो अलग बात है, बट फ्लिपकार्ट इज ये देखो, ये रहा कंपनी का नाम, देखो आप फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड, दिख रहा है आपको? फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इट्स अ कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कम से कम कितने लोग लगते हैं? 2 लोग। और यहां पे यही सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने मिलकर इस कंपनी को किया था इनकॉर्पोरेट। और कोई प्राइवेट कंपनीज के बारे में आप एग्जांपल्स जानते हो इंडिया में? ओके फाइन, एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड। और एक मिनट, आपने कोई है यहाँ पे नागपुर से, आपने हल्दीराम के बारे में सुना होगा। हल्दीराम की स्वीट्स आजकल नमकीन फेमस हो चुका है। हल्दीराम इज ऑल्सो डूइंग इट्स बिजनेस थ्रू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, इट्स अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। कैसे ये? तो मेंबरशिप की बेसिस पे कंपनीज 2 टाइप में डिवाइडेड होते हैं, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कुछ कंपनीज प्राइवेट होती है और कुछ कंपनीज पब्लिक होती है। तो कब माना जाएगा आपकी कंपनी प्राइवेट है और कब माना जाएगा कि आपकी कंपनी जो है पब्लिक है? जब आप डेफिनेशन देखते हो, मतलब लॉ बहुत भारी है रे। जब आप पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन देखते हो, लॉ मेकर कहता है पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है। सच में, ये हम नहीं कह रहे, ये देखो आप, ये एक्ट कह रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय
a public company. A public company means a company which is not a private company. So what do you mean by a private company which is not a public company? बस घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो. नहीं, देखो ऐसा नहीं होता है. दोनों में से कोई एक चीज डिफाइंड होती है और फिर दूसरों के लिए कहा जाता है कि दूसरी वाली वो चीज है जो पहली वाली नहीं है. तो पब्लिक कंपनी के लिए हमने कह दिया. तो जैसे अगर मैं क्लास में पूछती हूँ हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर बॉयज, प्लीज रेज योर हैंड. अब जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया समझ लेना, द रेस्ट आर गर्ल्स. बस अभी चूड़ियां पहनना बाकी है आप लोगों ने. तो देखो वैसी वो बात होती है. तो यहां पर यही कहा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय अ पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, विच इज नॉट अ. बट व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी. तो ऐसा नहीं बेटा, ऐसा मत बोला कि जो पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट कंपनी है. पब्लिक कंपनी को हमने कह तो दिया जो प्राइवेट नहीं है. मतलब पब्लिक कंपनी क्या है वो समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि प्राइवेट कंपनी क्या है, क्योंकि जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है. समझ रहे हो आप. पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कहती है जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी है. तो पब्लिक कंपनी क्या है उसको समझने के लिए पहले ये समझो कि प्राइवेट कंपनी क्या है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अगर आप नहीं हो तो फिर आप पब्लिक कंपनी माने जाओगे. सो व्हेन विल योर कंपनी बी रिगार्डेड एज अ प्राइवेट कंपनी. सुनो मेरी बात, आपकी कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी तब कहते हैं जब आपके प्राइवेट कंपनी के 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस होते हैं. आपके लिए सब कुछ नया है, अच्छे से सुनो क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. Because any company can either be a private company or a public company. तो theoretically important है, examination point of view important है, it is important for anyone doing job, business और practice जो भी आप कर रहे हो. इतना तो basic knowledge आपको होना ही चाहिए. In fact, even if you are thinking of dropping CA, still you need to know about private and public companies. इतना important ये topic है. देखो ऐसी कोई कंपनी जिसके 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस होते हैं, LRP जिसके पास है ऐसी कंपनी को माना जाएगा एज अ प्राइवेट कंपनी. व्हाट इज दिस LR and P? L, there is a limitation on the number of members. There is a limitation on the number of आपके कितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं हो सकते प्राइवेट कंपनी में. देयर कैन बी मैक्सिमम, कितने लोग बोल सकते हो आप? वेरी गुड, बहुत होशियार आप लोग. मैक्सिमम कितने 200 लोग हो सकते हैं इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. मिनिमम 2, मैक्सिमम 200. मिनिमम कितना एंड मैक्सिमम 200. बट देखो जब आप ये 200 की गिनती गिनते हो, जॉइंट होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज 1. जॉइंट होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज. देखो बहुत बार आप शेयर्स जॉइंट नाम में खरीदते हो. जॉइंट नाम मतलब क्या? एक से ज्यादा लोगों के नाम पे आप शेयर्स खरीदते हो. जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैंने और सर ने मिलकर ये घर खरीदा है, तो घर हमारे जॉइंट नेम में है. घर हमारे वैसे जैसे आप घर खरीदते हो ना, होता है ना, मम्मी पापा के नाम पे घर होता है, दादा दादी के नाम पे घर होता है, दादू और पापा के नाम पे घर होता है. ऐसा होता है या नहीं होता है? तो वो प्रॉपर्टी किसने होल्ड की है? दोनों ने, जॉइंटली. जैसे घर ऑफिस होता है वैसे ही शेयर्स होते हैं. शेयर्स को भी आप खरीद सकते हो इन जॉइंट नेम्स. शेयर्स को भी आप खरीद सकते हो इन. तो अगर जॉइंट नाम में आपने शेयर्स खरीदे, द जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज 1. हम उनको 2 अलग अलग लोग नहीं मानेंगे, हम उनको एक ही मानेंगे. 200 की गिनती गिनते वक्त हम उनको 2 नहीं मानेंगे, एक ही मानेंगे. जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज. एंड एम्प्लॉई मेंबर्स एंड एक्स एम्प्लॉई मेंबर्स आर नॉट काउंटेड. व्हाट इज दिस एम्प्लॉई मेंबर्स एंड एक्स एम्प्लॉई मेंबर्स? बहुत बार एम्प्लॉइज को शेयर्स दिए जाते हैं. ईसॉप के बारे में कभी सुना आपने? व्हाट इज ईसॉप? एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान. कभी कभार एम्प्लॉइज को शेयर्स ऑफर किए जाते हैं सो दैट देयर इज लेस लेबर टर्नओवर.
कि भाई आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल काम करो, हम आपको हमारे कंपनी के शेयर्स फेस वैल्यू पे दे देंगे। आजकल, मतलब आजकल तो नहीं, जब आईटी रेवोल्यूशन हुआ था 2000 की बात है, इंडिया का यंग टैलेंटेड क्राउड इंडिया को छोड़ के फॉरेन कंपनीज में काम करने जा रहा था, स्पेशली सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो हम इंडियन कंपनीज को छोड़ के विदेश जा रहे थे, ब्रेन ड्रेन हो रहा था इंडिया में, ब्रेन ड्रेन। यंग टैलेंटेड लोग जो फ्यूचर थे इंडिया का, वही इंडिया को छोड़ के जा रहे थे। कुछ तो स्कीम करना बहुत जरूरी था, तो हमने लाया था ईसॉप, जहां पे हम हमारे एम्प्लॉयज को बोल रहे थे आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के मत जाओ, 3 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक, जितना आपको डालना है आप डाल सकते हो। अगर आपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, उसके बाद हम आपको अलाउ करेंगे हमारे कंपनी के शेयर्स फेस वैल्यू पे खरीदने के लिए। सोचो अगर इन्फोसिस ऐसी कुछ स्कीम ला रहा है, इन्फोसिस भी आईटी कंपनी है, उसके भी एम्प्लॉइज इन्फोसिस को छोड़ के फॉरेन सॉफ्टवेयर कंपनीज में जा रहे थे। तो देखो इन्फोसिस का अगर आप देखोगे करंट शेयर प्राइस जो है इज 1435, ओके। और अगर आप फेस वैल्यू देखते हो इन्फोसिस की, इज ₹5, और मार्केट प्राइस क्या है? अरे बोलो ना। हम हमारे एम्प्लॉयज को कह रहे हैं, हे एम्प्लॉय 3 साल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तू टिक जा। इन्फोसिस कह रहा है अपने एम्प्लॉयज को, 3 साल बाद, आज मार्केट वैल्यू 1400 है, 3 साल बाद 2000 हो जाएगी। हम आपको 2000 में नहीं, हमारे शेयर्स हम आपको ऑफर करेंगे सिर्फ फेस वैल्यू, मतलब ₹5 पे। आप इमीडिएटली भी उसको बेच दोगे ना, आपको कितना मुनाफा होगा, कितना मुनाफा आपको होगा, आप सोचो, सोचो जरा। हम देखो कोई भी पर्सन के लिए सोचो, आपकी उम्र 21-22 साल की है, आपको क्या चीज ड्राइव करने वाली है? व्हाट इज गोइंग टू बी योर बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर? पैसा? अरे हाँ है ना। कोई भी 20, कुछ और बोल रहे थे, प्यार, बॉयफ्रेंड, और कुछ? हाँ अच्छा, नहीं, जो आप हंस रहे थे ऐसे मीठी मीठी स्माइल दे रहे थे, मुझे लगा ऐसे किसी का चेहरा याद आया आपको, इतना ब्लश हो रहे हो आप, कौन है वो? तो हाँ, ऑफ कोर्स दैट कुड ऑल्सो बी अनदर रीजन, बट उसके लिए तो आप जान भी दे दोगे। यहाँ पे हम नहीं, तो कुछ और जोन में हो आप। क्या हुआ? कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। ठीक है, गुस्सा मत कर, बोल, नहीं बोलना तो मत बोल, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम भी शा चलो कोई बात नहीं। तो हम क्या कर रहे थे, फॉर एनीवन हु इज लाइक 20, 21, 22, 23, 24, 25, सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर इज मनी। और हमने क्या किया, इसी पैसों की लालच में एम्प्लॉयज को कहा है कि तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के मत जाओ। तुम अगर हमें छोड़ के नहीं जाते हो, आज हम आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद इतने रिवॉर्ड देंगे, कंपनी का मार्केट प्राइस चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम आपको हमारे शेयर्स ऑफर करेंगे एट द फेस वैल्यू। और ऐसे करके बहुत सारे एम्प्लॉयज इंडिया में रिटेन्ड रह गए और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स खरीदे एट फेस वैल्यू। तो ऐसे एम्प्लॉयज को कहते हैं एज आर एम्प्लॉई मेंबर्स, एज आर एम्प्लॉई मेंबर्स। वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज है, और एम्प्लॉयज के साथ साथ वो कौन बन गए? मेंबर्स। हाँ, शेयर होल्डर मतलब मेंबर भी बन गए। इन लोगों को हम 200 की गिनती में गिनेंगे नहीं, क्योंकि इनके शेयर्स जो इशू हुए उनको एक स्पेशल पर्पस के लिए इशू है, इसलिए इन लोगों को हम 200 की गिनती में नहीं गिनते हैं। वैसे ही एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स, ये टर्म से तो आप फेमिलियर हो, एक्स गर्लफ्रेंड, हाँ पिछली वाली, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स वाइफ। देखो ये, देखो इधर चालू हो गया इन लोगों का, इशारों ही इशारों में। सो अभी अभी ब्रेकअप होएगा, कुछ तो तुम दोनों में से किसी का हुआ है। हाँ समझ में आ गया मुझे बेटा, कभी टीचर भी स्टूडेंट हुआ करते थे, ठीक है।
तो सुनो मेरी बात। तो एक्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्स को मैंने कहाँ रखा हुआ है देखो वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हो। राधे राधे। सुनो, हम किस सेंस में बोल रहे हो कि एक्स ये जो वर्ड है, अब प्लीज हंसाओ मत मुझे, ये इसको हमने एम्प्लॉय के आगे रखा हुआ है। मतलब एक्स एम्प्लॉय है बट स्टिल अ मेंबर। क्या बोल रही हूं मैं यार, देखो आप लोग मेरे को ऑफ ट्रैक लेके जा रहे हो। देखो वो एक्स गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं है, बट अभी फ्रेंड तो हो सकती है ना इसकी तो पूरी आप बीती है। बस मैम, अभी तो संभाला था अपने आप को यहाँ की हरियाली देखकर, और आपने वापस याद दिलाते कैसे अभी तुम लोग कैसे हो यार? जैसे एग्जामिनेशन में ना आफ्टर एवरी मे देयर इज अ नवंबर, वैसे आप लोगों का भी कुछ चक्कर नजर आ रहा है मुझे। जैसे ही बोला हरियाली, वैसे कैसे कैसे खुश हो गए, कैसे खुश हो गए आप लोग। देखो यहां पे अभी आप सुनो, आप मुद्दे की बात सुनो, आप पते की बात क्या है। यहां पर मैंने कहा है एक्स एम्प्लॉय मेंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन वर्ड्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। यहां पे एक्स इस वर्ड को हमने एसोसिएट किया है विद एम्प्लॉय। मतलब ये जो बंदा है आज हमारा एम्प्लॉय नहीं है, बट आज भी उसने वो शेयर्स होल्ड करके रखे हुए जो उसको तब मिले थे जब वो ईसॉप के लिए एलिजिबल था। इसीलिए आप देखो एक्स एम्प्लॉय है बट स्टिल अ मेंबर। अगर आप एक्स मेंबर एम्प्लॉय लिख दोगे ना, पूरा खचक खचक शून्य। कुछ समझा ही नहीं कुछ लोगों को, समझा आपको? अगर आप एक्स मेंबर लिख दोगे, मेंबर, अरे एक्स मेंबर मतलब उसके पास शेयर्स ही नहीं है, तो शेयर्स ही नहीं है तो फिर 200 की काउंटिंग में बंदा आएगा ही नहीं। समझ रहे हो आप? हम बात कर रहे हैं वो बंदा अभी भी मेंबर है बट एम्प्लॉय नहीं है, उसने हमारी एंटिटी छोड़ दी है बट शेयर्स नहीं छोड़े। समझ रहे हो आप बात को? अरे हाँ है ना? एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स, एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स, ही इज अ मेंबर, स्टिल अ मेंबर ऑफ द एंटिटी बट नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ आर एंटिटी। इसको भी हम 200 की गिनती में गिनेंगे नहीं, फॉर द सेम रीजन। जो शेयर्स दिए थे वो क्या ईसॉप के स्कीम में ही दिए थे, इसीलिए दे आर नॉट काउंटेड इन दिस लिमिट ऑफ 200। देखो एल क्या कहता है, एल देयर इज अ लिमिटेशन इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने मेंबर्स? 200 की गिनती में ज्वाइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज, एंड एम्प्लॉय मेंबर्स नॉट काउंटेड, एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स विल ऑल्सो नॉट बी काउंटेड। आर क्या कहता है? आर देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या? रिस्ट्रिक्शन क्या प्रोहिबिशन से अलग है? सोचो, रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन सेम है, अलग अलग है? प्रोहिबिशन मतलब क्या? प्रोहिबिट करना मतलब बैन करना, बैन, फॉरबिड करना। बट रिस्ट्रिक्शन मतलब यू आर अलाउड बट विथ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। लाइक यू कैन गो लेट आउट फॉर डिनर्स बट यू हैव टू कम बैक होम बाय 11 o'clock। तो ऐसा नहीं है कि आपको डिनर करने के लिए अलाउ नहीं किया गया है, आप जाओ, बट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि आपको जहां जाना है जाओ आप, बट 11 बजे तक आप घर पर आ जाओ। दिस इज नॉट अ प्रोहिबिशन। ऐसा नहीं है कि आपको दोस्तों के साथ जाने के लिए अलाउड ही नहीं है। आपको मूवी जाना है, डिनर जाना है, बोलिंग करने जाना है, गो कार्टिंग करने जाना है, आप जाओ, बट आप 11 बजे तक घर पे आ जाओ। ये क्या है? प्रोहिबिशन है या रिस्ट्रिक्शन है? देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। प्रैक्टिकल, सब कुछ प्रैक्टिकल होगा मेरे क्लास में। देखो, आप जब देखे थे फ्लिपकार्ट का भी एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट जब इनकॉर्पोरेट हुआ था, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद सचिन एंड बिन्नी बंसल विद 50-50% शेयर्स। 50% सचिन एंड 50% बिन्नी। आज अगर आप करंट स्टेटस देखोगे ना, सचिन बंसल के पास कुछ भी नहीं है फ्लिपकार्ट का।
इनफैक्ट बिन्नी बंसल का जो 50% है बहुत कम हो चुका है, क्योंकि ऑलमोस्ट 77% शेयर्स तो वॉलमार्ट ने ही होल्ड किए हैं, और उसके अलावा टाइगर ग्लोबल और बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है इन फ्लिपकार्ट। तो करंट क्या लिख सकते हैं हम, शेयर होल्डर्स, क्वाइट श्योर इसमें होगा या नहीं होगा। वॉलमार्ट का कितना, ऑलमोस्ट 85%। परसेंटेज होल्डिंग अगर लिखना है मुझे तो अरे यार ये मार्केट शेयर, ऑलमोस्ट वॉलमार्ट का तो 85% है, बट मेरे को ऑलमोस्ट पता है कि 2% के आसपास, दैट्स इट, 2% के आसपास बिन्नी होल्ड करता है इन फ्लिपकार्ट। सचिन ने तो अपना पूरा 50% स्टेक जो है वो बेच दिया है। सचिन ने अपना पूरा का पूरा स्टेक जो है वो बेच दिया है। वो बेच दिया है। सचिन ने, बिन्नी का भी ऑलमोस्ट स्टेक खत्म होने आया है, तो 2% से भी गिर गया होगा। जो भी है, हम कहना क्या चाहते हैं, सुनो मेरी बात, हमारा कहना यह है, नहीं, इट्स ड्रॉप टू ऑलमोस्ट 1.8%। आई टोल्ड यू ना, अप्रोक्सीमेटली 2%, अभी जस्ट मैंने कहा। सो ही स्टिल ओन्स 2% in this Walmart owned e-commerce firm which is Flipkart। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था, सचिन बंसल 50% स्टेक, बिन्नी बंसल 50% स्टेक। आज सचिन बंसल के पास कुछ भी स्टेक नहीं है और बिन्नी बंसल भी ऑलमोस्ट सिर्फ 2% स्टेक। मतलब उन्होंने अपने शेयर्स क्या ट्रांसफर किए हैं प्राइवेट कंपनी में भी। क्या आप आपके शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो? बट वहां पे हुए होंगे कुछ रिस्ट्रिक्शंस, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, होते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस। दे कैन बी ट्रांसफर्ड बट आफ्टर फॉलोइंग सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। और एक लास्ट पॉइंट है, देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। मतलब यू कैन नॉट मेक अ पब्लिक इशू। कभी आपने सुना है हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड का आईपीओ आया है? कभी आपने सुना है एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड का आईपीओ आया है? फ्लिपकार्ट का आईपीओ आया है? अरे बोलो ना, आ भी नहीं सकता है। जब तक ये कंपनी प्राइवेट है तब तक उनका आईपीओ नहीं आ सकता। फर्स्ट दे विल हैव टू गेट देमसेल्व्स कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी, ओनली आफ्टर विच दे कैन कम फॉर अ पब्लिक ऑफर, क्योंकि प्राइवेट कंपनी इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब बैंड है, वो चाह कर भी जनता के पास नहीं जा सकती। दे आर प्रोहिबिटेड ऑन मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। LRP, जो कंपनीज में LRP है वो कंपनी को कहा जाएगा एज प्राइवेट कंपनी। मतलब जो कंपनी में LRP नहीं है वो कंपनी कैसी है बताओ? पब्लिक कंपनी में क्या कोई लिमिट है ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स? जो प्राइवेट नहीं है वो कैसी है? मतलब LRP नहीं होगा ना। पब्लिक कंपनी में क्या कोई लिमिट होगा ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स? अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, कितने भी आप चाहो उतने। क्या कोई रिस्ट्रिक्शन होगा ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स? आप जब चाहो शेयर्स खरीदो, जब चाहो आप शेयर्स बेच लो। जैसे कि पब्लिक कंपनी का एग्जांपल दे सकते हो। पब्लिक कंपनीज, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, अडानी ग्रुप, ठीक है, एशियन पेंट, MRF, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दीज आर व्हाट? पब्लिक कंपनीज। और पब्लिक कंपनी
प्रोहिबिटेड नहीं है पब्लिक के पास जाने के लिए, मतलब देर इज नो प्रोहिबिशन ऑन मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। मतलब पब्लिक कंपनी का पब्लिक इशू कर सकती है। कुछ टाइम पहले नाइका का आईपीओ आया था, कुछ पता है आपको कि नहीं पता है? नाइका, अरे अरे अरे, नाइका ब्रांड पता है? कुछ टाइम पहले पेटीएम का आईपीओ आया था, जोमैटो का आया था, कुछ LIC का आया था, मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल कपड़े बनाते हैं, उनका आईपीओ आया था। कुछ नहीं पता है? ऐसे तो नहीं लग रहा है मुझे आपके चेहरे से। आप बताओ एग्जाम्पल्स। बोलो ना। हाँ, जो एक स्टेशनरी ब्रांड है, यस, डूम्स या डोम्स या जो भी बोलता आप। अभी बोट का भी आने वाला है। बोट पता है आपको? अमन गुप्ता, ही इज ऑल्सो CA। चमन नहीं अमन गुप्ता। ये सब पता नहीं होगा आपको। जूनिपर होटल्स, हाँ, शार्क टैंक में अमन गुप्ता है ना, ही इज अ CA। इवन नमिता थापड़, शी इज अ CA एंड नाउ दे आर मैनेजिंग द बिजनेस। सो एज अ CA आपके बहुत सारे एवेन्यूज जो है वो ओपन अप हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको 9 to 5 का ही जॉब करना होगा। यू कैन डू प्रैक्टिस, यू कैन कम इन टू बिजनेस, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू, है ना। इवन यू नो अबाउट लेट राकेश झुनझुनवाला, है ना, जिनका भी अकाशा एयरलाइंस भी है और बहुत सारे, ही इज वन ऑफ द बिग बुल्स, मतलब थे। ही वॉज ऑल्सो अ CA, राकेश झुनझुनवाला। आप इंडिया में रहते हो या कहाँ रहते हो? और कुछ पूछ लो। बॉलीवुड में ऋतिक रोशन की करंट गर्लफ्रेंड कौन है? सलमान खान के घर पे किसने शूट किया था? उर्फी जावेद जो है, उसने कल क्या कपड़े पहने थे वो पूछ लीजिए मैम, उसका नॉलेज हमारे पास है। आप ये क्या पूछ रहे हो हमें? कौन है ये इंडियन इन्वेस्टर और स्टॉक ट्रेडर राकेश झुनझुनवाला? इनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। सो राकेश झुनझुनवाला इज और वॉज, हम कहेंगे, वेरी फेमस। ही वॉज अ बिलियनियर इन्वेस्टर, ही वॉज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। सो यस, CAs बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो भी है, खैर ये तो ठीक है। हम क्या कह रहे थे आपको कि पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लेके आ सकती है। तो बहुत सारी कंपनीज है जो पब्लिक इशू करती है और फंड्स पब्लिक से रेस करती है, और यही पैसों को इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं और बहुत सारा पैसा बनाते हैं। पब्लिक कंपनी ये कर सकती है, प्राइवेट कंपनी ये चीज नहीं कर सकती है। तो जो कंपनी में LRP है वो कंपनी प्राइवेट है, और जिसमें LRP नहीं है वो कंपनी कैसी है? पब्लिक है। वापस से बताओ, पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी क्या है? जिसके आर्टिकल्स में क्या लिखा है? LRP। L क्या है बताओ? लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने मेंबर्स? 200। 200 की गिनती में ज्वाइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज 1। एम्प्लॉय मेंबर्स और एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स विल नॉट बी काउंटेड। R is what? Restriction on what? Transferability of shares. And P is what? Prohibition on what? Making an invitation to the public. प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास नहीं जा सकती, बट पब्लिक कंपनी क्या जा सकती है? पब्लिक कंपनी क्या पब्लिक के पास जा सकती है? आईपीओ लेके आ सकती है, एफपीओ लेके आ सकती है। पब्लिक कंपनी के शेयर्स क्या फ्रीली ट्रांसफरेबल है, और पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। अब आप क्या करोगे? आपके नोटबुक के नए डबल शीट ऑफ पेपर पे आओगे। डबल शीट मतलब समझता है? बुक बताओ बेटा आपकी। नोटबुक देखो, ज्यादा चिंदीगिरी नहीं करनी है, जैसे मैं बोल रही हूं वो फॉलो करना है। जैसे कि अगर सपोज आपके फीचर्स यहां पे खत्म हुए हो, कोई बात नहीं, ये पेज अगर ब्लैंक भी है रहने दो, मैं बाद में आपको बोल दूंगी, आप वो सारी चीजें लिख देना, आप लिख सकते हो। आप एक डबल शीट ऑफ पेपर पे आओगे फ्रेश,
और यहां पे हेडिंग दोगे टाइप्स ऑफ कंपनीज, बीच में टाइप्स ऑफ कंपनीज। एक मास्टर चार्ट हम लोग बनाने वाला है, पापा चार्ट। मास्टर को हम पापा कहते हैं ना, पापा चार्ट। और आप डबल शीट ऑफ पेपर के बीच में हेडिंग देना टाइप्स ऑफ कंपनीज। मैं आपको बताती हूं, रुको। क्या हेडिंग दे रहे हो आप, बोलो तो। टाइप्स ऑफ कंपनीज। हेडिंग दिया, ये क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है? अमर को बुला तो जल्दी से। हेडिंग दिया क्या टाइप्स ऑफ कंपनीज? जल्दी जल्दी करो, चलो टाइम नहीं अपने पास। अब क्या करो, उसको आप ऐसे डिवाइड करना है अलग अलग हिस्सों में। देखो जैसे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऐसे अलग अलग टाइप पे हमको उसको क्लासिफाई करना है। तो आप क्या करो, सिर्फ आपने लिखा है ना टाइप्स ऑफ कंपनीज, देखो तो आप इमेजिन करो ऑन योर स्क्रीन टाइप्स ऑफ कंपनीज लिखा है ना। पहले एरो लेके इधर लेके आ जाओ ऐसे लेफ्ट साइड पे, और हेडिंग दीजिए मेंबरशिप। मेंबरशिप, हाँ हो गया ये कनेक्ट। मैं आपको बताती हूं, जैसे आपने लिखा है यहां पर हेडिंग, ये मेरा डबल शीट ऑफ पेपर है, आपने लिखा है टाइप्स ऑफ कंपनीज, ऐसा आपने हेडिंग दिया है, ठीक है, आपके डबल शीट ऑफ पेपर पे। अब आप ऐसे लाइन मारोगे, ऐसी सारी बातें आप पहले कैच कर लेते हो, और आप पहला हेडिंग दोगे मेंबरशिप। और फिर मेंबरशिप के हिसाब से आपके ऐसे 2 बच्चे हो गए उसके। प्राइवेट कंपनी, और यहां पर होगा पब्लिक कंपनी। स्क्रीन पे सब कुछ है, आप रिफर कर सकते हो। लिखा आपने प्राइवेट पब्लिक। अब प्राइवेट के नीचे लिखो ना, प्राइवेट के नीचे every private company, every private company has the following restrictions. Every private company has the following restrictions. L लिखकर डैश लिखो, limitation on the number of members. Limitation on the number of members.
अप टू हाउ मच 200. आर बताओ, आर क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. मैं वापस आपको पूछना चाहती हूं, प्राइवेट कंपनी में भी आप क्या शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो? सेक्शन बंसल को याद करो. बट देयर विल बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शन. फ्री नहीं है ट्रांसफरेबिलिटी. रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. और पी लिखो, प्रोहिबिशन ऑन मेकिंग अ पब्लिक इशू. Prohibition on making a public issue. और जहां पब्लिक कंपनी लिखा है ना, पब्लिक कंपनी, क्या लिखोगे आप? इट इज अ कंपनी विच इज नॉट अ, इट इज अ कंपनी विच इज not a private company. इसमें आगे भी कुछ हिस्सा है होल्डिंग सब्सिडरी का, तो यहां पे तो आपको जगह होगी ना, वो जब हम करवाएंगे तब लिखवा देंगे आपको. इट इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. चलो 1 मिनट में बता दो, फिर हो गया. ज़ाला बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपनी? व्हाट, हाउ इज अ कंपनी डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट? बोलो. अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. फीचर्स बताओ, कंपनी कैसी होनी चाहिए कि लोग तालियां बजाए? क्लैप. सी इज फॉर, एल इज फॉर, ए इज फॉर, पी इज फॉर एंड एस इज फॉर. क्या बात है. मेंबरशिप के हिसाब से कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. बोलो 2 टाइप्स क्या है? प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट. तो प्राइवेट कंपनी क्या है? जिसके आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्शंस है. कौन से? एल, आर, पी. एल इज फॉर ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स. कितना लिमिट है? 200 में. जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज, और एम्प्लॉय मेंबर्स, एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स नॉट. आर इज फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. शेयर्स का ट्रांसफर हो सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन. एंड पी इज फॉर, मतलब बैंड, फॉरबिडन. आप ये कर ही नहीं सकते हो. प्रोहिबिटेड फ्रॉम व्हाट? मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक. प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर सकती. जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो क्या है? तो बताओ, पब्लिक कंपनी में क्या कोई लिमिट है ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स? कितने भी मेंबर्स क्या हो सकते हैं? पब्लिक कंपनी क्या पब्लिक इशू कर सकती है? और पब्लिक कंपनी के शेयर्स क्या फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं? क्या बात है. वेरी गुड. चलो एक बार जोरदार ताली आप सब लोगों के लिए. सो दिस वुड बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू ऑल टुमारो. बाय बाय. बाय बाय वर्चुअल स्टूडेंट्स.